नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में। जो एक टिपिकल टाइप का एंजाइम है जो एक्चुअली हेक्सोज मोनोफॉस्फेट जो संट होता है उसमें इसका रोल होता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसका जो इसके द्वारा जो इसको डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट लगाया जाता है उसको G6PD टेस्ट कहते हैं। और ये एक्चुअली स्पेशल हेमाटोलॉजी में इस टेस्ट को लगाया जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इसके G6PD के रोल के बारे में हमको पहले जानना होगा कि G6PD का कहाँ रोल होता है। तो ये एक ग्लाइकोलिटिक पाथवे है। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का जो कन्वर्शन है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में हो रहा है। तो इस कन्वर्शन में मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो ग्लूकोज से पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो हो वो उसका एक इसमें रोल रहता है। दूसरा, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है तो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का रोल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंजाइम इसमें बेसिकली कन्वर्शन में हेल्प करता है। और जब ये कन्वर्शन होता है तो ये ऑक्सीडाइज जो एनर्जी मॉलिक्यूल है NADP, उस ऑक्सीडाइज्ड एनर्जी मॉलिक्यूल NADP को रेड्यूस्ड NADPH में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो रेड्यूस्ड NADPH है इसका यूज़ बेसिकली ऑक्सीडाइज जो ग्लूटाथियोन होता है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथियोन को रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोडक्शन ऑफ NADPH इस पाथवे का। और ये रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हम ग्लूटाथियोन के रोल के बारे में बात करें कि क्यों ज़रूरी है ग्लूटाथियोन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जो कई प्रकार के फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स में, उनको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है ग्लूटाथियोन। दूसरा, ये इम्यून रिस्पॉन्स जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के खिलाफ जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होती है वायरसेस के खिलाफ, उसमें जो इम्यून सेल्स है उनको भी हेल्प करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब सेलुलर मैकेनिज्म होती है तो उस मैकेनिज्म के दौरान कई फ्री रेडिकल्स जो हैं वो सेल्स के अंदर जनरेट होते हैं। तो उन जो फ्री रेडिकल्स को ये एक्चुअली इनहिबिट करता है या उनको रिड्यूस्ड कर देता है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ग्लूटाथियोन के हैं। तो यहाँ एक छोटा सा एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स हैं ये एक्चुअली हेल्थी सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। अगर बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हो जाएंगे या जब फ्री रेडिकल का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाता है, सेल्स में बढ़ जाता है, उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में फ्री रेडिकल्स में आप देख सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के पास या इन जो स्पीसीज़ होती हैं इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इस टाइप के जो स्पीसीज़ होते हैं उनको फ्री रेडिकल बोलते हैं। और इसमें इन फ्री रेडिकल्स को बेसिकली इलेक्ट्रॉन देने का जो काम है वो एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा किया जाता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो सब्सटेंस होते हैं या तो ये एंटीऑक्सीडेंट एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके फ्री रेडिकल्स को इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं फ्री रेडिकल्स को। और बेसिकली ये इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। एक ये इसका ओवरव्यू है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कि किस तरह से फ्री रेडिकल्स हेल्थी सेल्स को जो है इंज्योर्ड कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बॉडी में कई तरह से बन सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि या तो UV रेडिएशन की वजह से इनका जनरेशन हो सकता है बॉडी में, या सिगरेट स्मोकिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग है, या इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, या जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हो जाती है। कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, उनकी डिफिशिएंसी की वजह से भी फ्री रेडिकल्स का बॉडी में जनरेशन होता है। और जब ये फ्री रेडिकल बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये एक बेसिकली पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं कैंसर के लिए, एजिंग के लिए,
और हार्ट अटैक के लिए, डायबिटीज़ के लिए, डर्मेटाइटिस के लिए और अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। तो फ्री रेडिकल्स की वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो सकती हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को एक्चुअली इनहिबिट करना बहुत ज़रूरी रहता है और उसमें ग्लूटाथियोन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हम एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करें तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन को। जैसा कि हमने अभी बताया था कि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको इन एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा इनहिबिट किया जाता है और इस तरह से जो सेल्स हैं, नॉर्मल हेल्थी सेल्स हैं, उनको डैमेज से रोका जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट कई तरह के अवेलेबल फूड में होते हैं। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी है या थायोल ग्रुप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फूड की लिस्ट दी हुई है जिसको आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट में काफ़ी रिच होते हैं। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, ब्लूबेरीज़ हो गई, बीन्स हो गया, रेड कैबेज हो गया या स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, स्पाइनिच हो गया, ग्रीन टी है। तो ये जो कुछ फूड हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली फ्री रेडिकल्स को इनहिबिट करते हैं। तो हम G6PD डिफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। तो ये एक तरह की इनहेरिटेड कंडीशन है, मतलब बेसिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो ये बहुत कॉमनली आप इसमें जो वर्ल्ड का मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत ही कॉमन है। और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अलावा जो आपकी साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह के जो देश हैं, तो उनमें भी ये बहुत ही कॉमन डिफिशिएंसी पाई जाती है एंजाइम की। और जब ये जो पर्सन्स होते हैं, अगर इनमें ये एंजाइम डिफिशिएंट होता है तो इनमें एक्चुअली जब ये कुछ इन्फेक्शंस या स्ट्रेस या कुछ बीन्स की वजह से या एस्पिरिन की वजह से या ड्रग्स की वजह से इनमें एक्चुअली जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं इनकी वजह से। तो इस तरह से जो G6PD डिफिशिएंट लोग होते हैं उनमें जो सेलुलर इंजरी है या जो सेल्स है उनका डैमेज होने के चांस बने होते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट अच्छी तरह से इनमें फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो जो सिम्टम्स आते हैं तो उसमें फीवर हो सकता है, डार्क यूरिन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो, बैक पेन हो सकता है, फैटिग हो सकता है और पेल स्किन हो सकती है। तो ये कुछ, तो इसमें एक्चुअली जो G6PD डिफिशिएंसी होता है तो इसमें एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलिसिस होता है। तो एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलिसिस में जो भी फीचर्स आते हैं क्लिनिकल, वो इसमें एक्चुअली दिखते हैं। तो अगर हम पेरिफेरल स्मेल के बारे में बात करें तो ब्लड में जो क्या क्या चीज़ें हमको इस कंडीशन में कॉमनली दिखती हैं, तो सबसे पहले इसमें एक जो हिंज बॉडीज़ दिखती है। हिंज बॉडी एक्चुअली क्या है, डीनेचर्ड प्रोटीन्स होते हैं। जो आरबीसी के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डीनेचर्ड हो जाते हैं और एक तरह से आप देख सकते हैं जब सुप्रावाइटल स्टेनिंग करते हैं हम, तो सुप्रावाइटल स्टेनिंग में आप इस तरह के डॉटेड एरियाज़ जो है आरबीसी के अंदर देख सकते हैं, छोटे छोटे डॉट्स बन जाते हैं और ये एक्चुअली डीनेचर्ड प्रोटीन्स होते हैं और इनको आसानी से सुप्रावाइटल स्टेनिंग में देखा जा सकता है क्रिस्टल वायलेट के द्वारा। दूसरी ओर अगर हम लीशमैन स्टेनिंग के बारे में बात करें तो इस तरह के जो हेलमेट सेल्स हैं या सिस्टोसाइट्स हैं या वाइट सेल हैं, ये इस टाइप के जो वाइट सेल हैं ये बहुत कॉमनली मिलते हैं ब्लड में जब G6PD की डिफिशिएंसी होती है। तो ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअली जब स्प्लीन से पास होते हैं तो स्प्लीन के द्वारा इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें बेसिकली हिंज बॉडीज़ हैं, उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ये इनको फ्रेगमेंटेड आरबीसी या सिस्टोसाइट्स या वाइट सेल कहा जाता है। एक्चुअली स्प्लीन के द्वारा इनको वाइट कर लिया जाता है, इसलिए इनका नाम वाइट सेल्स है और ये बहुत ही कॉमन होते हैं G6PD डिफिशिएंसी में। तो साथ ही इस जो पेशेंट होते हैं, चूँकि स्प्लीन में इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है आरबीसीज़ का, तो इन सब पेशेंट्स में एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमोलिसिस होता है। तो ये जो पेशेंट होते हैं इनमें एक्चुअली या ये जो पर्सन होते हैं इनमें स्प्लीनोमेगैली रहती है। दूसरा, स्प्लीनोमेगैली के अलावा इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन होता है उसका लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ होता है।
तो ये कुछ फीचर्स होते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस के। इसके अलावा जब जिस पीढ़ी की जो इंडिकेशंस होती हैं, तो जब भी हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अगर G6PD किसी डिफिशिएंट पर्सन है, अगर वो ये ट्रीटमेंट लेता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है या उसको एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस हो सकता है। तो इन दवाइयों को देने के पहले हमको G6PD का टेस्ट करवाना चाहिए। तो इसमें सबसे कॉमन जो दवाइयाँ हैं जिसमें एस्पिरिन है, ये जो एनाल्जेसिक है या पेन किलर है, उसके अलावा एंटी मलेरियल जो ड्रग होती हैं, प्राइमाक्विन है, पायरीमेथामिन है, क्विनिन है, क्लोरोक्विन है, प्राइमाक्विन है। तो ये सारी जो एंटी मलेरियल ड्रग हैं जो मलेरिया की ट्रीटमेंट भी यूज़ होती हैं, तो इनको देने के पहले हमको G6PD डिफिशिएंसी का रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा एंटीबैक्टीरियल कुछ ड्रग्स हो सकती हैं, जैसे डेप्सोन है, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है, क्लोरमफेनिकोल है या क्विनोलॉन्स हैं। इस तरह की जो सल्फोनामाइड्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं एंटीबैक्टीरियल की तरह जो काम करती हैं, इनमें भी आपको इनको देने के पहले G6PD टेस्ट करवाना चाहिए, या जो G6PD जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को देखना चाहिए। इसके अलावा विटामिन K है, क्विनिडिन है, तो फिनाइल हाइड्रोजन है। ये कुछ ड्रग हैं जिनको देने के पहले हमको G6PD टेस्ट करवाना ही चाहिए। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है और जो NADP होता है, ये रेड्यूस हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में और NADPH में। जैसा कि आप जो मैंने फर्स्ट जब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के बारे में बात कर रहे थे या ग्लाइकोलिटिक मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, तब मैंने बताया था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में जब कन्वर्शन होता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होता है। तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम प्रेजेंट रहेगा तो ये कन्वर्सन हो पाता है और NADPH बन पाता है। जब NADPH बनता है तो इसको एक केमिकल के द्वारा रिएक्ट करवाया जाता है, इसको 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल या इंडोफिनॉल्स कहते हैं। और इनका जो कलर होता है एक्चुअली ब्लू कलर के होते हैं ये केमिकल्स। तो ये जो ब्लू कलर का इंडोफिनॉल केमिकल है, ये NADPH के साथ में रिएक्ट करके NADP और रेड्यूस्ड एक कलरलेस कंपाउंड बनाता है, DCPIP। तो ये जो कलरलेस कंपाउंड बनता है, तो इससे हम देख सकते हैं कि जो रिएक्शन हुआ है उसमें NADPH है। अगर ये कलरलेस कंपाउंड नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि NADPH नहीं बन पा रहा है, और NADPH नहीं बन पा रहा है इसका मतलब है कि G6PD की इस पेशेंट में डिफिशियंसी है, इस पर्सन में डिफिशियंसी है। तो इस कलर बनने का जो कलरलेस होने का जो ब्लू कलर से कलरलेस होने का जो प्रोसेस है, इसके टाइम की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इसको बोलते हैं डीकलराइजेशन टाइम। तो इस डीकलराइजेशन टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्डेड टाइम को हम रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को। G6PD की एक्टिविटी के लिए जो नॉर्मल टाइम होता है वो 30 मिनट से लेकर 60 मिनट। अगर हम प्रोसीजर के बारे में बात करें तो हमको सबसे पहले हीमोलाइसेट बनाना होगा, और हीमोलाइसेट बनाने के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब में 2.5 ml डिस्टिल वाटर लेना होगा, और उसमें फ्रेश जो ब्लड हमने EDTA सैंपल लिया हुआ है उसका 50 माइक्रोलीटर ब्लड का जो सैंपल है इस ट्यूब में डालते हैं और उन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और रूम टेम्परेचर पर 5 मिनट्स के लिए इसको रख देते हैं। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट लगाते हैं, और इसमें टेस्ट ट्यूब में आपको 1 ml जो है हीमोलाइसेट का लेना है, और इसमें ब्रोमोक्रिसाइल ब्लू 0.5 ml जो रिएजेंट होता है उसको लेते हैं, और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 2 ml लिक्विड पैराफिन को लिया जाता है, और उसको इस सॉल्यूशन को पूरा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट कर दिया जाता है। आजकल ये जो वायल हैं, कमर्शियल अवेलेबल वायल होते हैं जिनमें ब्रोमोक्रिसाइल ब्लू ऑलरेडी रहता है, उसमें केवल हमको हीमोलाइसेट और लिक्विड पैराफिन को ऐड करना होता है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखने के बाद हम इसके डिक्लेरेशन टाइम को ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसा कि जो नॉर्मल इसका डिक्लेरेशन टाइम है ब्लू कलर से कलरलेस होने में जो टाइम लगता है इसको नॉर्मली वो 30 मिनट से लेकर 60 मिनट का है।
और जो G6PD के जो डिफिशिएंट लोग होते हैं, जिनमें डिफिशियंसी होती है G6PD की, तो वो तो या होमोजाइगस हो सकते हैं, यानी दोनों अलील जो हैं डिफेक्टिव हो सकते हैं, या हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, जिसमें एक अलील जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है। तो जो होमोजाइगस G6PD के डिफिशिएंट लोग होते हैं, उनमें इसके डिक्लरेशन में काफ़ी टाइम लगता है, और 140 मिनट से लेकर 24 आवर और उससे भी ज़्यादा इसमें समय लग सकता है डिक्लराइजेशन में। दूसरी ओर जो हेट्रोजाइगस के लोग होते हैं, उनमें 90 मिनट से लेकर 6 आवर्स के बीच में डिक्लराइजेशन हो सकता है। तो इस तरह से हम डिक्लरेशन टाइम की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि जो G6PD एंजाइम है उसकी एक्टिविटी किस तरह की है, वो एक्टिव है कि एब्सेंट है या डिफिशिएंट है। तो ये मेरी एक बुक है, pothi.com पर अवेलेबल है, एक ई बुक के रूप में। इसका टाइटल है इंटरप्रिटेशन ऑफ CBC हिस्टोग्राम्स। तो जो लोग भी हिस्टोग्राम्स के बारे में लर्न करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं इसके बारे में, तो इसको pothi.com से परचेज़ कर सकते हैं। तो आज ये G6PD टेस्ट के बारे में था। मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।